नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम एनालिसिस के वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर सर्वाधिक है? ये जो पाकिस्तान का हो जाएगा। अगर बात करें भारत में, 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले साल में भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 3.9 था, क्योंकि लगातार जो है मृत्यु दर से प्रश्न पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पिछले साल जो है 3.8 से ज़्यादा था। अगर बात करें शिशु मृत्यु दर, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को प्रति 1000 जीवित जन्मों से दर्शाता है। साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर 29.848 था। यही 2019 से 3.4% कम था। साल 2021 में भारत में शिशु मृत्यु दर 28.771 था। वहीं 2020 से यह 3.61% कम था। साल 2024 में शिशु मृत्यु दर 3.9 था। यह 2019-20 से ज़्यादा था। पिछले 50 सालों में भारत की शिशु मृत्यु दर 1971 में 134 से बढ़कर 2020 में 28 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था? पंजाब घराने से संबंधित है। अगर बात करें प्रसिद्द तबला वादक पंजाब घराने के अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, ये पिता पुत्र का नाम आता है। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड से भी जीता था। दुनिया के सबसे सम्मानित म्यूजिक अवार्ड्स कहे जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला था। अब देखिए, अब यहाँ पर घराने के प्रश्न लगातार बन रहे हैं, इसलिए घराने का जो है टॉपिक आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। और यह जो है संशोधन अधिनियम 2016 जो केंद्र और राज्य दोनों वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाने की अनुमति देता है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगर बात करें, असम जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लडो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये जो है संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जनजाति जो सभी राज्यों से आते हैं। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति होता है? कुकी, अंगामी, मिजो, पुरुम और सीमा, ये सभी जो है मणिपुर की जनजाति है। मेघालय की बात करें तो खासी, जैंतिया, गारो और असम और नागालैंड की बात करें तो बोडो, डिमसा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिसमिस, अपतनीस, सिंघो और अंगामी, ये सभी जो है ना असम और नागालैंड की जनजाति है। झारखंड की बात करें तो संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खड़िया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाड़ी, सोरिया पहाड़ी, बिजिया, चिरू, लोहरा, उराव, खरवार, कोल, भील, ये सभी जो है झारखंड की जनजाति है। त्रिपुरा में भूटिया, चकमा, गारो और कुकी जनजाति है। मिजोरम में मिजो और लखेर जनजाति है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो असुर, भूमिज, बिरहोर, लोढ़ा, लेप्चा, माघ, महली, माल पहड़िया और पोलिया जनजाति है। ओडिशा की बात करें तो जुआंग, खड़िया, भुइया, सुंथाल हो, कोल, उरांव, चेचू और गोंड सोंड, ये सभी ओडिशा की जनजाति है। राजस्थान की बात करें तो मीना, सहरिया, सांसी, गड़ासिया, भील, बंजारा और कोली, ये सभी जनजाति हो जाएगा। सिक्किम में लेप्चा जनजाति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? श्री अजीत डोभाल है। लगातार मैंने जो आपसे बोला है, नियुक्ति के प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है 2 प्रश्न जरूर आया है। या आप कैबिनेट मंत्री से पूछ लिया जा रहा है या किसी नियुक्ति से संबंधित पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जाकर आप स्पीडी करंट पर डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होता है और उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत डोभाल आसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर ग्रांट गोवन थे। अगर बात करें, आर ग्रांट गोवन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। वे 1928 में बीसीसीआई के गठन के समय अध्यक्ष चुने गए थे। वे 1933 तक इस पद पर रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके पहले सचिव एंथनी डी मोले थे। वर्तमान अध्यक्ष जो है यहाँ पर सौरव गांगुली नहीं बल्कि रोजर बिन्नी हो जाएगा, क्योंकि ये हट चुके हैं। बीसीसीआई
के अध्यक्षों का चुनाव बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक की बीसीसीआई के सदस्य संघों द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति अधिकतम 3 साल तक बीसीसीआई का अध्यक्ष पद पर रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो आज रात 12 बजे से जो है बहुत बड़ा ऑफर निकाला गया है। इसमें वो को बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड यूज करना है XP62, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताया तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने परचेज नहीं किया जल्दी परचेज कर लीजिएगा और फर्स्ट 1000 यूजर को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए 12 बजे जैसी लाइव हो आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख किया गया है? उच्च न्यायालय का रीट जारी करने का शक्ति दिया गया है। अगर बात करें, इस अनुच्छेद के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को सरकार या प्राधिकारी के खिलाफ रीट जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जा सकने वाली रीटें बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, परमादेश रीट, प्रतिषेध रीट, अधिकार परीक्षा रीट और उत्प्रेक्षण से 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था रीट याचिका दायर कर सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए थे। वहीं अशोक के कुछ शिलालेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में भी लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल है। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा बहुत उच्च स्तर की होती है। अशोक के शिलालेखों में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा दार्शनिक परिष्कर को दिखाता है। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हेलेनिक दुनिया के राजनीतिक भाषा के गहन समझ को दिखाता है। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई ग्रीक भाषा कंधार में एक उच्च सुसंस्कृत ग्रीक उपस्थिति का सुझाव देता है। अशोक के शिलालेख को ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल की गई लिपि ब्राह्मी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रोजगार एवं कृषि पर जोर देने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना था? ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अब चलिए पंचवर्षीय योजना का जो छोटा सा टॉपिक जो है देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। वर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र पर ध्यान के साथ बहुउद्देशीय परियोजना जैसे हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम का बनाना था। और इसका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो 2.1 रखा गया था और उपलब्धि जो है 3.60 प्राप्त हुआ, यानी ये सफल योजना था। दूसरी योजना की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से शुरुआत हुआ था, जो 56 से 61 तक रहा था और इसका उद्देश्य जो है औद्योगिक विकास की नीति था और इसमें लक्ष्य जो रखा गया था 4.5, जबकि प्राप्ति जो है 4.1 हुआ था, यानी थोड़ी सा जो है इसमें जो है सफलता कम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये जो 1961 से 66 तक था और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति देना था और इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था, जबकि प्राप्ति जो है 2.8 रहा था, यानी ये जो है असफल योजना रहा था और इसी में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1969 से 74 तक था और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता था और इसका लक्ष्य 5.7 रखा गया और जबकि वृद्धि जो है 3.3 हुआ, यानी ये भी असफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो है 1974 से 78 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता था। इसका उद्देश्य रखा गया था 4.4, जबकि प्राप्ति जो है 4.83 रहा था। ये जो है सफल योजना रहा था। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना, ये जो 1980-85 तक था और ये जो आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक का स्थापना था। इसका लक्ष्य जो है 5.2 रखा गया, जबकि प्राप्ति 5.7 हुआ, यानी ये भी जो है सफल योजना रहा था। अगर बात करें 7वीं योजना, ये जो 1985 से 90 तक रहा था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा और जनता तक पहुंचना। इसका लक्ष्य जो है 5.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति जो है 6.0 हुआ, ये भी जो है सफल योजना रहा था। नेक्स्ट देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य करना था। इसका लक्ष्य 5.6 था, जबकि प्राप्ति 6.8 हुआ था। ये भी जो है सफल योजना था। नेक्स्ट देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। ये जो है सरकारी संस्थाओं का कार्यान्वयन का उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 6.5 था, जबकि प्राप्ति 5.4 हुआ था। ये जो है असफल योजना रहा था।
10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 7 तक था। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य और ग्रामीण विकास पर जोर देना। इसका लक्ष्य 8.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 7.5 हुआ था। ये जो है थोड़ा सा असफल रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। इसमें जो योजनाओं का विकास करना, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीज योजना और राजीव आवास योजना का इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 9.0 रखा गया, जबकि प्राप्ति 8.3 हुआ था। ये भी थोड़ा सा असफल रह गया था। अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 17 तक था। इसका जो लक्ष्य आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य था। इसका जो है लक्ष्य रखा गया 9 दशमलव, और जो प्राप्त जो संशोधित 8% बाद में कर दिया, लेकिन इसको जो बाद पहले ही जो है कार्य होने से पहले इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिनिको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था? डोमिनिको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिको के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया। इन दिनों पीएम मोदी को 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुआना में दिया गया। अगर बात करें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिको का डोमिनिको अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नाइजीरिया का द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया। बारबाडोस का ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया और गुयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। ये जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों के विकास पर था? सभी को पता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाया गया? 154वीं जयंती मनाया गया। साल 2023 महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाया गया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती के मौके पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन स्कूलों में प्रार्थना सभाएं, अन्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महात्मा गांधी की उपलब्धि और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना है। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। तो आज इतने प्रश्न मिले हैं। अगर आप लोग को इसमें का प्रश्न छोटा हुआ है तो आपको पता है तो जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम से मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और एक खास बात, टेक्स्ट बुक पासपोर्टों का जो है आज रात 12 बजे से जो है लाइव होने वाला है। मात्र में आपको जो बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। आज जो है 20% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और खासकर 1000 लकी विनर को कुछ प्राइज रखा गया, उसको भी मिलेगा। इसलिए फर्स्ट 1000 परचेज करता को जरूर कुछ ना कुछ प्राइज मिलने वाला है। इसलिए जिनको परचेज करना है, चाहे आप रेलवे के या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको पास प्रो ले लेना चाहिए। जिनका भी नहीं अब तक लिए है, जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है XP6259। आपको आज जो है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 12% तो पहले मिलता था, लेकिन आज जो आपको 12 बजे के बाद 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लिए। मात्र में आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।